हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9, जो कि क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये फिजिक्स 10th क्लास में इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। एक लाइट चैप्टर है, दूसरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। इन दोनों चैप्टर का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज ज्यादा है, इसलिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चैप्टर के ऊपर आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में, वो है रिफ्लेक्शन। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है क्लास 9th में, जहां पर आपका एक चैप्टर हुआ करता था साउंड। यहाँ पर आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है ना। तो आपने सिंपल लैंग्वेज पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ना, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अच्छा, लाइट बाउंस बैक कब करेगी, जब लाइट स्ट्राइक करेगी किसी शाइनिंग सरफेस के ऊपर। तो जब भी लाइट किसी शाइनिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो लाइट बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में। अब यहाँ सेम मीडियम की बात चल रही है, तो सेम मीडियम का मतलब क्या है, अगर लाइट एयर से स्ट्राइक करेगी, एयर में कंडेंसेट होगी किसी शाइनिंग सरफेस के ऊपर, तो लाइट रिफ्लेक्ट भी एयर में ही होगी, मीडियम चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा लाइट एयर टू वाटर जा रही है, यहाँ पर लाइट जिस मीडियम में स्ट्राइक करेगी उसी मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम इसको डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो यहां देखते हैं हम लोग, सपोज ये हमारे पास एक शाइनिंग सरफेस है, एक लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद लाइट क्या होती है, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना। तो जो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसका क्या नाम हुआ, इंसिडेंट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो इस परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हम लोग, इस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो पहला लॉ आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जो सेकंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, सेकंड लॉ क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सभी के सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब सेम प्लेन में लाई करने का मतलब क्या हुआ, सपोज ये बोर्ड एक प्लेन है, ये शाइनिंग सरफेस रखी मैंने, तो होगा क्या, अगर लाइट बोर्ड से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी बोर्ड पर होगी। मतलब जिस प्लेन से लाइट आई है उसी प्लेन से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है। ऐसा नहीं होगा लाइट बोर्ड पर इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट बैक इधर हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है ना। तो जिस प्लेन में लाइट इंसिडेंट होती है उसी प्लेन में लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, पहला लो। और सेकंड लो क्या अपना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम रिफ्लेक्शन को समझे तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे किसी शाइनिंग सरफेस को स्ट्राइक करती है तो लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो दो होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और सेकंड क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये दो लॉ हमने पढ़े। अच्छा, ये आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, उस नोट्स की पीडीएफ में प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, आप इसको फेयर भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो पहला पॉइंट अगर देखें रिफ्लेक्शन, तो क्या देखा हमने, रिफ्लेक्शन डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द शाइनिंग सरफेस देन इट विल, है ना, यहाँ पर दैट लिखा हुआ है, दैट नहीं आएगा, देन आएगा, है ना, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक और बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अपन ने दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। पहला क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, आई इक्वल टू क्या होता है, आर। सेकंड क्या पढ़ा हम लोगों ने, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन सेम प्लेन। तो ये दो लॉ हमने पढ़े, इनको हमने समझ भी लिया, लिखना कैसे है, कैसे वर्ड्स यूज करना है, आपके पास प्रॉपर नोट्स भी है। अगला टॉपिक अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हम लोगों का, स्फेरिकल मिरर ना। आपने स्फेरिकल मिरर शायद 7th या 8th क्लास में पढ़े होंगे। दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स होता है। थोड़ा समझ लेते हैं हम इनको अच्छे से। सपोज हमने यहाँ पर स्फेरिकल मिरर लिया है ना, सपोज ये हमारे पास एक स्फीयर है ना। अब ये जो स्फीयर है ये काय का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, कांच का स्फीयर है ना। अब इस कांच के स्फीयर में हमने क्या किया, हमने ये काम किया कि इसका एक पार्ट कट कर लिया यहाँ पर हमने ना। ये जो पार्ट था किसी अच्छे कटर से हमने इसको कट कर लिया, और जो पार्ट हम लोगों ने कट किया यहाँ पर, इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, पीछे से पॉलिश कर दिया।
अब पॉलिश का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कभी टूटा हुआ कांच देखा होगा, तो टूटा हुआ कांच जहां आप चेहरा देखते हो उसको बोलते हैं शाइनिंग सरफेस, और जो उसका पीछे का हिस्सा होता है जहाँ पे ऑरेंज कलर की पॉलिश होती है या सिल्वर कलर की पॉलिश होती है उसको बोलते हैं पॉलिश करना। तो हमने ये सिल्वर कलर की या ऑरेंज कलर की जो पॉलिश करी वो पीछे से करी। तो अब जो शाइनिंग सरफेस मतलब कांच का वो हिस्सा जहां पर हम हमारा चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो जो शाइनिंग सरफेस है वो कैसी हो गई, अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, कर्व्ड इनवर्ड। अगर शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर बोलते हैं। अच्छा, कॉन्केव मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी लाइट रेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो लाइट को अंदर की तरफ धकेलता है। अंदर की तरफ धकेलना, नीचे धकेलना, इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। इसलिए कॉन्केव मिरर का एक और नाम क्या दिया गया है, इसका एक और नाम दिया गया है कन्वर्जिंग मिरर। तो अगर शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ हो कर्व्ड इनवर्ड, उस मिरर का नाम होता है कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर को एक और नाम दिया गया है, वो एक और नाम क्या होता है आपका, कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसका जस्ट मैं अपोजिट कर दूं, जो पार्ट हमने कटर से कट किया था स्फेरिकल मिरर का, इस स्फेरिकल मिरर के पार्ट को अब मैं पीछे से पॉलिश करने की बजाय आगे से पॉलिश कर देता हूं ना। अब मैंने पॉलिश इधर से कर दी, जब पॉलिश इधर से कर दूंगा मैं, तो जो शाइनिंग सरफेस दिख रही है मुझे यहाँ पर, शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ दिख रही है। तो ऐसा मिरर जिसकी शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, मैं इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करूंगा उसके लिए, जैसे मैंने यहाँ वर्ड यूज किया कर्व्ड इनवर्ड, तो बाहर की तरफ है तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा कर्व्ड आउटवर्ड। तो ऐसा मिरर जिसकी शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, कर्व्ड आउटवर्ड हो, ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कॉन्केव मिरर लाइट को अंदर की तरफ धकेलता है, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर लाइट को बाहर की तरफ धकेलता है। लाइट को अंदर धकेलना मतलब होता है कन्वर्ज करना, बाहर की तरफ धकेलना मतलब होता है डाइवर्ज करना। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, एक और नाम दिया गया है डाइवर्जिंग मिरर। तो याद रखना है, कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉन्केव मिरर की शाइनिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होती है, कॉन्वेक्स मिरर की शाइनिंग सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड आउटवर्ड होती है, हमको ध्यान रखना है। अब इनवर्ड आउटवर्ड को हम और अगर प्रॉपर वे में समझे तो प्रॉपर वे में हम कैसे समझ सकते हैं, एक स्पून होती है चम्मच, चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, अंदर वाला हिस्सा उसको बोलते हैं इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड। और चम्मच को मैं उल्टी कर लिया, उल्टा कर दिया, जो बाहर का हिस्सा होगा कर्व्ड आउटवर्ड, है ना। तो कर्व्ड आउटवर्ड मतलब कॉन्वेक्स, अंदर का जो हिस्सा होगा कर्व्ड इनवर्ड मतलब वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्केव। प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास। तो कॉन्केव मिरर में क्या देखा हम लोगों ने, किसका पार्ट होता है, ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच द शाइनिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगी, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच द शाइनिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब यूजेस ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर आ रहे हैं, बट इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम दूसरा टॉपिक उठाते हैं ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब मिरर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या होती है इसको हम ध्यान समझेंगे। सपोज मैंने ये मिरर ले लिया, अभी जो मेरा मिरर है ये कौन सा लिया है मैंने, कॉन्केव मिरर लिया है, ठीक है। सबसे पहली चीज है ना, जो मिरर होता है, मिरर का इसको एक काम करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए देखिए, जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा। कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं पोल। द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड पोल बोला जाता है उसको, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये पार्ट किसका था, ये किसका पार्ट था, ये बड़े से स्फेरिकल मिरर का अपन ने क्या किया था, एक पार्ट कट किया था। तो चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब ऑब्वियस सी बात है, जो स्फीयर होगा कहीं ना कहीं स्फीयर का भी सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसको देखें हम लोग, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। शो कैसे करते हैं इसको हम लोग, सी से, है ना। तो मिरर के मिड पॉइंट को बोला जाता है पोल, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, इमेजिनरी, मतलब इस लाइन कोई होती नहीं है, हम इमेजिन करते हैं, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो। ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो, ऐसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल
एक्सिस है ना, पीएसए में इसको शो कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई मेरी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आगे अगर देखें, मान लो एक लाइट रे आई, लाइट रे कैसी आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे कैसी है हमारी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर पर स्ट्राइक हुई, मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। तो लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर पर स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ। अब ये मिरर है हमारा, मिरर के दोनों एंड पॉइंट्स लिए मैंने, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। मिरर के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं अपर्चर। मिरर के जो दोनों एंड पॉइंट्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज अपर्चर। तो एक बार हम लोग सारी डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे ताकि याद हो जाए हम लोगों को। पहला क्या देखा हम लोगों ने, किसी भी मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से पास होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोला जाएगा, उसे फोकल लेंथ बोला जाएगा। मिरर के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग अपर्चर बोलेंगे ना। तो जो आपको नोट्स मिलेंगे उस नोट्स में प्रॉपर सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पहले डेफिनेशन क्या है, पोल, द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्केव आइदर कॉन्वेक्स, दोनों मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड पोल। नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, हमने पढ़ रखा है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर किसका पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर, और उसी के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, एंड द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसके बीच का डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का, तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस में क्या देखा, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। अगला क्या आएगा आपका, अपर्चर आएगा, तो भी देख लेते हैं हम लोग। ये आ गया आपका अपर्चर, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन ना, यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको ये भी कर सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया इमेजिनरी लाइन ना, द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रॉपर आपके नोट्स में डायग्राम भी बना हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ना। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, इमेज किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। सपोज हमारे घर में कांच रखा हुआ है ना, अब कांच रखा हुआ है, हमने क्या किया, कांच के सामने हम खड़े हो गए। जब आप कांच के सामने खड़े होते हो तो आपको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट। जो कांच के अंदर आपको दिखाई देगा वो क्या होगी, आपकी इमेज। तो आप ऑब्जेक्ट रहोगे, कांच के अंदर जो दिखेगा वो क्या होगी, आपकी इमेज, ठीक है। तो रूल्स की अगर बात करें हम लोग, तो बेसिकली हमारे पास 4 रूल्स होते हैं, है ना। कॉन्केव के लिए भी 4, कॉन्वेक्स के लिए भी 4। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो रूल चल रहे हैं, कॉन्केव के लिए बना रखा है, कॉन्वेक्स के लिए बना रखा है ना। तो पहले हम लोग कॉन्केव के लिए बनाते हैं। तो पहला जो रूल है वो कुछ भी नहीं है, जो हम लोगों ने पढ़ रखा था ना, फोकस की डेफिनेशन की। फोकस क्या होता है, फोकस की डेफिनेशन ही आपका पहला रूल है। तो फोकस की डेफिनेशन क्या पढ़ी हम लोगों ने, कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहां से पास होगी, हमेशा फोकस से पास होगी। सॉरी, मेरा फोकस थोड़ा सा इधर बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहां से एंटर से कर रही है, ये आपका क्या हो गया, फोकस, ठीक है। तो पहला रूल क्या हुआ, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड जो रूल रहता है, सेकंड रूल का जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है, कि अगर लाइट मान लो फोकस से पास हो रही है ना, लाइट फोकस से पास हो गई तो क्या होगा, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल है, फोकस से पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरे रूल की अगर मैं बात करूं तो तीसरा रूल मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कि तीसरा रूल जो होता है, लाइट ये पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है,
लाइट कहां से पास हुई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो इट फॉलोज द सेम पाथ। जिस पाथ से लाइट आएगी उसी पाथ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। इट फॉलोज द सेम पाथ। एंड द फोर्थ रूल इज, चौथा रूल मैं यहां बना रहा हूं, ये पोल हो गया हमारा, ये फोकस हो गया हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। चौथा रूल क्या बोलता है? अगर लाइट मान लो पोल पर स्ट्राइक कर रही है, लाइट अगर पोल पर स्ट्राइक करेगी तो इट फॉलोज या इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा हम लोगों ने? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो ये बनेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बनेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं चारों रूल्स। पहला रूल क्या पढ़ा? लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरा इसका, लाइट अगर फोकस से पास होगी तो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल, लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी इट फॉलोज सेम पाथ। चौथे रूल की बात करूं अगर मैं, लाइट मान लो पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये डायग्राम बनाया है मैंने कॉनकेव मिरर के लिए। और कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। अगले जो डायग्राम्स बनाएंगे हम लोग वो बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, आप यहाँ देख भी रहे होंगे चेंजेस है थोड़ा सा। तो चेंजेस अगर मैं देखें, जैसे मैंने पहला डायग्राम बनाया, ठीक है, ये वाला, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रूल सेम रहेगा। रूल सेम क्या रहेगा? लाइट अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होना है। तो यहां पर भी रूल वही रहेगा, लाइट अगर पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है डाइवर्जिंग मिरर है, तो लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। अब लाइट को डाइवर्ज तो कर दिया इसने, बट अगर इसको आप आगे बढ़ाओगे तो हमेशा ये कहां से पास होगी? ये हमेशा पास होगी फोकस से, है ना। तो लाइट पैरेलल है, डाइवर्ज कर देगा, बट आगे बढ़ाओगे इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। ये पहला रूल हो गया हमारा। सेकेंड रूल की बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, तो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ये मानते हैं, अच्छा सेकेंड रूल है क्या? लाइट अगर फोकस से पास होगी तो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो लाइट है हमारी वो कहां पर स्ट्राइक करने वाली है? वो जाने वाली है फोकस से। लाइट फोकस से जाने वाली है, तो अगर लाइट फोकस से जाने वाली होगी तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि लाइट फोकस से जाने वाली थी, लाइट फोकस पर जाएगी तो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरे रूल की बात कर लूं अगर मैं, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि लाइट रे कहां पर आने वाली है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने वाली है। आप देख रहे होंगे लाइट कहां पर जाने वाली है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाने वाली होगी तो इट फॉलोज सेम पाथ, लाइट सेम पाथ फॉलो करेगी। अब चौथे रूल की बात करूं मैं, चौथा रूल मैं इसको रब करके फिर से बना रहा हूं। चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग फिर से। मैं यहां पर बना रहा हूं अब कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया मैंने। चौथा रूल क्या था? लाइट अगर पोल पर स्ट्राइक करेगी, लाइट अगर पोल पर स्ट्राइक करेगी तो लाइट क्या होगी? इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे चार रूल्स हो गए। एक बार रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पर देख भी रहे होंगे आप लोग। पहला रूल पढ़िए आप लोग, पहले मैं एक बार शॉर्ट पर रिपीट कर देता हूँ, फिर हम लोग रूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। पहला रूल क्या देखा हम लोगों ने कि लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास होगी? फोकस से। लाइट अगर फोकस से पास होगी तो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगला, लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो इट फॉलोज सेम पाथ। एंड द लास्ट वन इज, अगर लाइट पोल पर स्ट्राइक करेगी तो इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला रूल क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर? If a light ray parallel to principal axis incident on the mirror, then after reflection it passes through focus. पढ़ा हम लोगों ने, डायग्राम देख लिया यहाँ पर। If a light ray, second रूल की बात करें, if a light ray passes through focus incident on the mirror, then after reflection it will be parallel to principal axis. अगले रूल पर आ जाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। If light ray passes through center of curvature incident on the mirror, then after reflection it follows सेम पाथ, ठीक है। इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल, लाइट कहां पर स्ट्राइक कर रही है? पोल पर, तो इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने चारों रूल्स पढ़ लिए, ठीक है। अब इन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर।
अगर आप लोग कभी लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज वगैरह देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, आप देखेंगे कि रे डायग्राम पर बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो ये जो हमने बेस रेडी करा है, ये पूरा बेस रेडी करा है इमेज फॉर्मेशन के लिए बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, अच्छे से समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है, क्योंकि रे डायग्राम बच्चा एंड तक आते आते हमेशा भूल जाता है और हमेशा कंफ्यूजन भी उसको क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रॉपर तरीके से हम एग्जाम में उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उतने अच्छे हम मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या दिख रहा है आप लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इसी टाइप का टेबल आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। अब इस टेबल को याद कैसे किया जाता है, मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूं। ठीक है, ट्रिक को ध्यान समझिएगा आप लोग, है ना। ट्रिक समझ लेंगे तो आपको टेबल बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ट्रिक की अगर बात करूं मैं, तो सपोज मेरे सामने ये कॉन्केव मिरर रखा हुआ है ना। मैंने मान लिया है कॉन्केव मिरर मेरे सामने रखा हुआ है। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत दूरी पर चले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। फिर वही चीज, किसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है, किसे इमेज बोला जाता है। आप मिरर के सामने खड़े हुए, आप क्या हुए, ऑब्जेक्ट। मिरर के अंदर जो बन रही है वो बन रही है आपकी इमेज। ठीक है, अब जहां जहां आप खड़े होगे उसके अकॉर्डिंग इमेज बनती है। ऑब्वियस सी बात है, जितना आप मिरर के पास जाओगे, ध्यान समझना, जितना मैं मिरर के क्लोज जाऊंगा मेरी इमेज उतनी बड़ी बनेगी, जितना मैं मिरर से दूर जाऊंगा मेरी इमेज उतनी छोटी बनेगी। तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो ऑब्जेक्ट जितना मिरर के पास जाता है उसकी इमेज उतनी बड़ी बनती है, और जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा उसकी इमेज उतनी छोटी बनेगी। तो पहला पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ बढ़ रहा है तो इमेज बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज छोटी बनेगी। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर अगर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तो उसकी सेम साइज की इमेज भी बनेगी, है ना। तो यहाँ पर वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़ा हुआ है तो उसकी इमेज सेम साइज की बनेगी, और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है, मिरर की तरफ जाएगा तो उसकी इमेज बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर जाएगा तो उसकी इमेज क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो याद रखना है, ऑब्जेक्ट सी के आगे जाता है तो इमेज बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट सी के पीछे जाता है तो इमेज छोटी बनती है, और ऑब्जेक्ट सी पर रहता है तो क्या बनती है, सेम साइज की इमेज बनती है। आगे देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कितने केस पॉसिबल है, तो साफ साफ दिख रहा है। या तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर, पहला केस हो गया। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर, फर्स्ट केस। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट सी के पीछे हो सकता है, सेकंड केस हो गया अपना। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट सी पर होगा। चौथा केस, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। पांचवा केस, ऑब्जेक्ट एफ पर होगा। और छठा केस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कहां होगा, एफ और पी के बीच में, मतलब फोकस और पोल के बीच में होगा। एक बार रिपीट कर लें, 6 केस क्या क्या पॉसिबल है। या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, सी के पीछे मतलब बियॉन्ड सी, सी पर मतलब एट सी, सी और एफ के बीच में मतलब बिटवीन सी एंड एफ, एफ पर एट एफ, और लास्ट में क्या होगा, बिटवीन एफ एंड पी। तो टोटल 6 केस पॉसिबल आप देख भी होंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर वही चीज, ऑब्जेक्ट सी के आगे गया बड़ी इमेज, ऑब्जेक्ट सी के पीछे गया छोटी इमेज, ऑब्जेक्ट सी पर रहा तो सेम साइज की इमेज। 6 केस कौन से, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी और एफ के बीच में एफ, और एफ और पी के बीच में। ये अपने केस देख लिए यहाँ पर। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज की पटती नहीं है, बनती नहीं है। बनती नहीं का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट अगर सी के आगे चला गया तो इमेज जाएगी सी के पीछे, ऑब्जेक्ट सी के पीछे चलेगा तो इमेज जाएगी सी के आगे, दोनों अपोजिट चलते हैं। और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर वो साथ में है, तो वो पॉइंट है सी। तो ऑब्जेक्ट अगर सी पर तो इमेज भी सी पर, अदरवाइज ऑब्जेक्ट सी के आगे चला गया तो इमेज पीछे, ऑब्जेक्ट पीछे चलेगा तो इमेज आगे, और सी पर दोनों साथ में रहेंगे। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग रिकॉल कर लें, क्योंकि यही सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले केस देखें तो टोटल 6 केस पॉसिबल है, इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड सी, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर और एफ और पी के बीच में। फिर क्या क्या रखना है, इमेज बड़ी कब बनेगी, छोटी कब बनेगी। ऑब्जेक्ट सी के आगे गया तो इमेज बड़ी, ऑब्जेक्ट सी के पीछे गया तो इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट सी पर रहा तो सेम साइज की इमेज। ध्यान क्या रखना है, ऑब्जेक्ट इमेज की बनती नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर सी के आगे गया तो इमेज सी के पीछे, ऑब्जेक्ट सी के पीछे गया तो इमेज सी के आगे, ऐसे अपोजिट चलते हैं ना। सी पर रहेंगे तो दोनों साथ में रहेंगे, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब टेबल कैसे बनाना है, मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं POO, है ना। POO का मतलब क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, फिर क्या आएगा आपका, साइज ऑफ इमेज, एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ इमेज, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। पहला केस क्या, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। मैं यहां मिरर बना के दिखाता हूं आपको, ताकि अपने को याद हो जाए अच्छे से। ये पोल है हमारा, ये फोकस है हमारा, और ये क्या है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ज्यादा दूर गए तो इन्फिनिटी।
कोई सा भी मिरर हो, कोई सी भी लेंस हो, एक चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूरी पर है ना, बहुत दूरी पर है, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनती है हमेशा फोकस पर। अब देखो मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट अगर सी से दूर गया तो इमेज छोटी बनना है, सी से दूर गया तो इमेज छोटी, तो हम इन्फिनिटी पर जा रहे हैं, सी से दूर जा रहे हैं, तो इमेज क्या बनेगी, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, छोटी। छोटी को बोलते हैं यहाँ पे एचडी। एचडी का मतलब क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड। छोटी को हम स्मॉल बोलते हैं, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में जो वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, वो क्या करेंगे, बहुत छोटी इमेज बनती है, तो वर्ड क्या किया, यूज किया, हाईली डिमिनिश्ड ना। यहाँ पर लिखा नहीं है, क्या आएगा ये, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर की बात करें तो नेचर क्या लिखा हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, रियल का मतलब क्या होता है, ऐसी इमेज जो मिरर के बाहर बने, स्क्रीन पर बने, उसको बोलते हैं रियल इमेज। अब मिरर के अंदर कौन सी इमेज बनती है, हमारे घर में जो कांच होता है, जो प्लेन मिरर होता है, आप जब उसके सामने खड़े होगे तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कांच के अंदर बनेगी। ऐसी इमेज जो कांच के अंदर बने, मिरर के अंदर बने, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और ऐसी इमेज जो मिरर के बाहर बने, उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो यहाँ इमेज मिरर के बाहर बनती है, स्क्रीन पर बनती है, तो रियल। और इन्वर्टेड का मतलब तो आपको पता ही है, उल्टी, मतलब अगर मैं कॉन्केव मिरर के सामने खड़ा हो गया तो पाँव मेरे ऊपर दिखेंगे, सर मेरा नीचे दिखाई देगा, मैं उल्टा दिखाई दूंगा मैं, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, सेकंड केस क्या, इसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो गया तो ऑब्वियसली बात है, इमेज कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर होगी। अब ऑब्जेक्ट फोकस पहुंच गया, सी के आगे पहुंच गया, मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट अगर सी के आगे जाएगा तो इमेज बड़ी बनेगी, तो यहाँ पर क्या होगी, बड़ी के लिए बिग वर्ड यूज करते हैं, लार्ज वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पर एनलार्ज वर्ड यूज करेंगे ना, तो क्या होगा, हाईली एनलार्ज। यहाँ पर अगेन वर्ड यूज नहीं किया है, हाईली एनलार्ज, है ना। नेचर वही रहेगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, फिक्स नेचर है इसका। अब हमने पढ़ रखा है, ऑब्जेक्ट अगर सी पर हो तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पर बनती है, और कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है ना, वो नेचर वही, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट मान लो बियॉन्ड सी गया, है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ चले गया, बियॉन्ड सी। मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट तो इमेज की बनती नहीं है, तो ऑब्जेक्ट सी के पीछे जाएगा तो इमेज कहाँ जाएगी, सी के आगे, तो इमेज सी के आगे गई मतलब कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। अब वही चीज, ऑब्जेक्ट जितना सी से दूर जाएगा इमेज छोटी बनना है, छोटी के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, डिमिनिश्ड वर्ड यूज करते हैं। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इसको घुमा दो, घुमा दो मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, है ना, तो ये कहां जाएगा, बियॉन्ड सी। मैंने घुमा दिया इसको पूरा, बियॉन्ड सी हो गया। और नेचर की अगर बात करूं, साइज की बात करूं बोले तो मैं, तो ऑब्जेक्ट जितना सी के आगे जाएगा, मिरर की तरफ जाएगा, मिरर के पास जाएगा, इमेज बड़ी बनना है, तो क्या हो गया, एनलार्ज। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द लास्ट वन, ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन पोल एंड फोकस। इसको मैं मार्क करता हूं स्टार, क्योंकि इस पर अलग से क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट जब पोलो फोकस के बीच में बनता है तो इमेज बनती है बिहाइंड मिरर, मतलब मिरर के अंदर। अभी तक इमेज कहां बन रही थी, मिरर के बाहर बन रही थी, और ऐसी इमेज जो मिरर के अंदर बने उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जो इमेज मिरर के बाहर बने उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो मिरर के अंदर बन रही है तो ऑब्वियसली बात है क्या होगी, इमेज वर्चुअल होगी। अच्छा, वर्चुअल के साथ क्या होती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। अभी तक क्या बना रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट पोलो फोकस के बीच में होता है तो कॉन्केव मिरर का नेचर बदल जाता है, वो हर बार रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बट यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बात करते हैं साइज ऑफ इमेज की। तो साइज ऑफ इमेज में हम क्या देखेंगे, जितना मैं मिरर के पास जाऊंगा उतनी इमेज बड़ी बनना है, तो साइज क्या होगा, एनलार्ज। तो इस टाइप से जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, उन ट्रिक्स का ध्यान रख के आपको पूरा का पूरा टेबल याद करना है, ठीक है। अब टेबल जब हम लोग याद कर लेते हैं तो टेबल याद करने के बाद हमको बनाने पड़ते हैं इनके रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम आप कोई सी बुक देखोगे, एनसीईआरटी बुक देखोगे या चाहे कोई रेफरेंस बुक देखोगे, तो उन्होंने अलग अलग रेस का यूज कर रखा है, ठीक है। और रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4 रूल्स पढ़े हम लोगों ने। लाइट पैरेलल है, फोकस से पास होगी, फोकस से है तो पैरेलल हो जाएगी। लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो इट फॉलो सेम पाथ। लाइट बाउंस बैक होगी, ट्रेवल करेगी सेम पाथ। इसके बाद अगर लाइट पोल पर स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, लाइट फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सारे रूल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बट जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम में से 2 रे का यूज करते हैं, जहां पर दोनों रे इंटरसेक्ट करती है, जहां पर 2 रेज इंटरसेक्ट करती है वहां पर क्या होती है, हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो 2 रे जिनका हम ध्यान रखेंगे, वो सिर्फ 2 रे कौन से यूज करेंगे, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास होगी, फोकस से। और जो सेकंड रे जिसका हमको ध्यान रखना है, वो सेकंड रे कौन सी यूज करना है, हमको रे यूज करना है पोल वाली। हमको पता है लाइट अगर पोल पर स्ट्राइक करेगी, लाइट अगर पोल पर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 रे का हम लोग यहाँ ध्यान रखने वाले हैं। पहली रे कौन सी, पैरेलल वाली जो फोकस से पास होगी। दूसरी रे कौन सी यूज करेंगे, पोल वाली। लाइट अगर पोल पर स्ट्राइक करती है तो इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
अदर बुक्स में अलग अलग रेस का यूज कर रखा है, बट मैं आपको सिंपल वे में 2 रे का यूज करके सारे रे डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो पहला डायग्राम की बात करूँ ना, अच्छा पहला केस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको केस याद होना चाहिए। केस क्या, ये रहा, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर, कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, है ना। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो यहां पर अगर देखें हम लोग, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, पोल हो गया मेरा, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। ज्यादा दूर जाऊंगा तो ज्यादा दूर पर क्या मिलेगा मुझे, इंफिनिटी मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। हमने मान लिया जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो लाइट रेस कैसे आती है, बिल्कुल पैरेलल। और हमने क्या पढ़ रखा है, जब लाइट रेस पैरेलल हो तो वो कहां से पास होती है, वो पास होती है फोकस से। तो दोनों लाइट रे फोकस से पास होंगी, और जहां पर 2 लाइट रे इंटरसेक्ट करती है वहां पर क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। तो आपका पहला रे डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड रे डायग्राम की बात करूं मैं, तो सेकेंड रे डायग्राम में क्या देखा हमने, ये देखो आप यहाँ पर सेकेंड में क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर, इमेज क्या बनेगी, इनफाइनाइट पर, साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहां पर है, फोकस पर है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। तो ऑब्जेक्ट रख लिया मैंने, चाहिए ऑब्जेक्ट पे एरो लगाना जरूरी है ना, एरो का मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हम 2 रे का यूज करेंगे। पहली रे कौन सी वाली, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास होगी, फोकस से। और सेकंड रे का जो हम यहाँ ध्यान रखेंगे वो रखेंगे पोल वाली, लाइट अगर पोल पर स्ट्राइक करेगी तो इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ध्यान रखना है, लाइट अगर पैरेलल है, हमको पता है कहां से पास होगी, इट पासेस थ्रू फोकस। और दूसरा, लाइट मान लो पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब याद रखना है, इमेज इनफाइनाइट पर बनने वाली है, इंफिनिटी पर। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो लाइट रे पैरेलल आई। अब जब इमेज इंफिनिटी पर जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, लाइट रे कैसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो जो लाइट रे आप बनाओ तो इस लाइट रे के बिल्कुल पैरेलल लाइट रे ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये बिल्कुल उसने पैरेलल बनाई है, ठीक है। उसके पैरेलल बनाना है अपने को। तीसरे की बात करूं अगर मैं, थर्ड की, तीसरे वाला केस क्या है आपका, ऑब्जेक्ट कहां पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, साइज क्या होगा, सेम साइज, याद करना पड़ेगा, है ना। ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज सी पर, सेम साइज, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ ना, जुगाड़ से रे डायग्राम कैसे बनाते हैं ना। तो जुगाड़ मेथड समझिए आप लोग, ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर है, बना दिया भैया, है ना। चलिए, इमेज कहां बनेगी, सी पर बनेगी, कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। मैंने बराबर बना दिया, ठीक है। वही चीज मुझे 2 रे का यूज करना है। पहली रे कौन सी, लाइट अगर पैरेलल है, कहां से पास होगी, ये पास होगी फोकस से, ठीक है। तो मैं लाइट रे बनाऊंगा पैरेलल। अब मुझे ये तो पता है लाइट रे मेरी फोकस से पास होने वाली, बट जब आप थोड़ा सा डायग्राम बनाते हो तो फोकस आगे पीछे हो जाता है, बार बार थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है, रबर से मिटाना पड़ता है। तो उसके जुगाड़ मेथड काम करेगी। जुगाड़ मेथड कैसे काम करेगी, हमने को पता है ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज भी सी पर बनना है, सेम साइज की बनना है, रियल एंड इन्वर्टेड बनना है, मैंने पहले से बना लिया। लाइट रे पैरेलल बनाई मैंने, ठीक है। अब क्या करूं, ये वाला पॉइंट ध्यान समझना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं इसके लिए कलर बदल लेता हूं, व्हाइट कर लेता हूं ना। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, है ना, ये दोनों पॉइंट अपने को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। हमारे पास स्केल है ही सही, स्केल की हेल्प से मैंने ज्वाइन कर दिया। अच्छी बात है कि पास यहाँ पर एफ से हो रहा है, अगर एफ से आगे पीछे होता, मान लो यहाँ से पास होता तो मैं उसको एफ मान लेता, यहाँ से पास होता तो मैं इसको एफ मान लेता। रबर से एफ मिटाना था बस मुझे खाली, है ना, जो मिटाओगे वो एफ मिटाओगे, ठीक। अगला सेकेंड रे कौन सी यूज करते हैं हम लोग, हम यूज करते हैं पोल वाली, है ना। तो लाइट रे पोल पर गिरेगी, जब पोल पर गिरेगी तो इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना। तो अब ध्यान समझना यहाँ पर भी, अब कौन सा पॉइंट मिलाना है मुझे, अब मुझे ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट और मुझे ये वाला पॉइंट फिर से मिला देना है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं। ये स्केल ली मैंने, स्केल की हेल्प से मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको बोलते हैं जुगाड़ मेथड, ठीक है। इस जुगाड़ मेथड को हम फिर से रिपीट करेंगे फोर्थ में, ताकि अपने को और अच्छे से याद हो जाए। ध्यान समझिएगा ना। अब फोर्थ वाला केस क्या था हमारा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं फोर्थ केस देख लूं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बियॉन्ड सी है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज क्या बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, मतलब छोटी बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनाना है अपने को, ठीक है। तो सारी चीजें हमको ध्यान होना चाहिए। तो सारी चीजें जो ध्यान है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है भैया, बियॉन्ड सी है, बना दिया बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी। तो ये पहले से मैंने जुगाड़ मेथड का यूज करके पहले से बना दिया, ठीक है। फिर वही मुझे 2 रे का यूज करना है। तो 2 रे का यूज कैसे करूंगा मैं, पहली रे तो वही पैरेलल वाली, लाइट अगर पैरेलल है तो इट पासेस थ्रू फोकस, बट हम जुगाड़ मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हमें कोई मतलब नहीं,
हमें क्या करना है, बस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, ये कर रहा हूँ मैं ज्वाइन, यहाँ पर ये कर दिया मैंने। अब आप देख रहे हो थोड़ा पहले कट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पहले कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के जहां से भी ये कट कर रहा था, जहां पर भी कट करेगा, जो भी कट करेगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका फोकस। ये ध्यान रखना है, ठीक है। एरो का ध्यान रखना, लाइट इधर जा रही है फिर इधर से इधर आ रही है। एरो के एग्जाम में मार्क्स कटते हैं, है ना, तो यहाँ एरो ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर एरो हमारा नीचे होना चाहिए, कुछ भी करके इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला पोल वाली लाइट अगर पोल पर स्ट्राइक करेगी तो इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन ध्यान रखना है मुझे कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन करना है, तो मुझे यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ ज्वाइन कर देना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ज्वाइन किया मैंने, ये मेरा रे डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने पहले 4 केस बना दिए, मैंने आपको जुगाड़ मेथड बता दी। अब मैं लास्ट के 2 भी बना लेता हूँ। पहले मैं करता हूँ 5वां वाला केस, ठीक है, 5th केस। पहले 5वां केस क्या है देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर है देख लो, बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एनलार्ज बनना है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, इमेज बनना है बियॉन्ड सी। ये सारी चीजें अपन याद कर लेंगे तो हमारे लिए रे डायग्राम बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में है। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। कैसी बनेगी, एनलार्ज, मतलब इससे बड़ी बनेगी, ठीक है। तो मैं लाइट का यूज करूंगा। पहली लाइट कौन सी, पैरेलल वाली। फिर वही जुगाड़ मेथड, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या करना है, बस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो ये ज्वाइन किया मैंने। अब आप देख रहे होंगे कि लाइट थोड़ा इधर से पास कट रही है ना, इधर से कट रही है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या करना है, बस इसको मिटा के ना, इसको मिटा के प्रॉपर तरीके से इसको ज्वाइन कर दूं, जहां से इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट मेरा फोकस बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड रे कौन सी, पोल वाली। लाइट पोल पर स्ट्राइक करती है, इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मुझे अब क्या करना है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो मैं स्केल से यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देता हूँ। ये बन के डायग्राम मेरा। एरो का ध्यान रखना है, लाइट इधर से इधर जा रही है, फिर इधर से इधर जा रही है, तो जिधर जाएगी उसके हिसाब से आपको एरो बनाना है। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज इन्वर्टेड बन रही है, तो उल्टे एरो से आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया इमेज उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। अब लास्ट और स्पेशल केस हमारे ना, लास्ट और स्पेशल केस में मैंने स्टार भी लगवाए थे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर। कैसी होगी, एनलार्ज। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो इसको बनाते हैं हम लोग। इसको बनाने के लिए अपन अगला पेज यूज कर लेते हैं। मान लो अगला पेज अगर मैं यूज करूं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है भैया मेरा, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है ना। तो इमेज कहां बनना है मेरी, इमेज बनना है बिहाइंड मिरर, है ना। इमेज बनना है बिहाइंड मिरर। इमेज कैसे बनाऊंगा मैं, वही 2 रे का यूज करके। अच्छा, मैंने पहले बना ली बिहाइंड मिरर। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, पहले सीधी बना ली मैंने, बड़ी बनेगी, एनलार्ज तो बड़ी बना ली। अब 2 रे का यूज करूंगा मैं। पहली लाइट रे पैरेलल है, कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है, बना दिया मैंने। सेकेंड रे कौन सी यूज करूंगा मैं, पोल वाली। लाइट अगर पोल पर गिरेगी तो इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, लाइट को बिल्कुल पैरेलल मत रखना। पैरेलल रखोगे तो आगे इंटरसेक्ट होगी नहीं, थोड़ी टेढ़ी रखना, देखा आप लोग, थोड़ी टेढ़ी रखी। अब क्या करोगे, इसको भी आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ा दो। अच्छा, एक चीज ध्यान रख रहे हो आप लोग, यहाँ पर एक चीज जो आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन का यूज किया है ना। डॉटेड लाइन का यूज क्यों किया, क्योंकि जब भी वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। तो वही चीज, लाइट पैरेलल फोकस से पास, पोल वाली ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों को आगे बढ़ाओ डॉटेड लाइन से, आपकी इमेज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रे डायग्राम अपन ने पढ़े। अब रे डायग्राम पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब बहुत बार क्या होगा, सिंपल सा देंगे कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां बनेगी, साइज क्या होगी, नेचर क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी भैया हमको पता है, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉन्केव मिरर किस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, तो हमको पता है किस केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, इमेज बनती है बिहाइंड मिरर, एनलार्ज बनती हो, तब बनता है वर्चुअल इरेक्ट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एक कॉन्केव मिरर है, वो इमेज बना रहा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एफ और पीसी के बीच बना रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बना रहा है कॉन्केव मिरर। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, साइज क्या होगी, इमेज क्या होगी, सॉरी इसका नेचर क्या होगा इमेज का, ना। तो इमेज क्या बन रही, सी और एफ के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट कहां होगा, बियॉन्ड सी होगा। और नेचर साइज क्या होगा, साइज होगा यहाँ पर
ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, साइज होगा डिमिनिश्ड, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, नेचर के फॉर्म में पूछ सकते हैं। इमेज यहाँ बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ होगी, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। इसीलिए जो ये टेबल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई इस चैप्टर का है तो आपका इमेज फॉर्मेशन है। कैसे भी क्वेश्चन घूम फिर के बन सकते हैं। और इवन जो रे डायग्राम्स होते हैं ये आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में भी रे डायग्राम्स पूछे जाते हैं। तो रे डायग्राम्स को हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिए सारे कॉन्केव मिरर के। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर तो बेचारा बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें गिनती के दो केस है। दो केस क्या क्या है यहाँ पर अपना, पहला वही चीज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। मैं आपको उसको याद करना सिखा देता हूँ ना। याद करना कैसे इसको, नेचर फिक्स है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, भैया याद कर लो। नेचर फिक्स है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज भी फिक्स है हमेशा, डिमिनिश्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर, इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बनती है हमको पता है, फोकस पर। बस ये याद करना है आपको, बस दो केस है ना। तो दो में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तो इमेज फिक्स है, हमेशा बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये और ये हमको याद करना, बाकी सब तो बड़ा आसान है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल डायरेक्ट, डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज का बनती है फोकस पर। और इन्फिनिटी वाले केस में हम क्या यूज करते हैं, एचडी। एचडी मतलब क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है तो इमेज का बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस। गिनती के सिर्फ दो केस हैं, बट ध्यान ये रखना है कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग। यहां पर भी हम वही दो रेखा यूज करेंगे। लाइट पैरेलल है, फोकस से पास होगी, पोल पर इंसिडेंट होगी तो इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देता हूं। ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहला केस ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। मैंने आपको बता रखा है ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो लाइट रेस कैसी लेंगे, लाइट रेस लेंगे बिल्कुल पैरेलल। ये है डाइवर्जिंग मिरर, लाइट को डाइवर्ज करता है तो इसको भी डाइवर्ज कर देगा, इसको भी डाइवर्ज कर देगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। और इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो कहां से पास होगी, फोकस से। और जहां पर दो इंटरसेक्ट करती है वहां क्या बनती है, इमेज। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने डॉटेड लाइन यूज करी है, डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइन क्यों यूज करी, इसलिए यूज करी, वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। नंबर कटेंगे, स्ट्रेट लाइन बना दोगे तो, है ना। तो डॉटेड लाइन का ही हमें यहाँ यूज करना है। अगला देख ले अगर हम लोग, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, आंख बंद करके बोल दो, पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर दो, इमेज फिक्स से कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। ये डायग्राम ध्यान समझना ना। इसमें दो रेखा यूज करेंगे फिर से, लाइट पैरेलल है, क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट को डाइवर्ज कर देगा। बट अगर इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये कहां से पास होगा, ये पास होगा फोकस से, डॉटेड लाइन का यूज करना है। दूसरा, लाइट अगर पोल पर स्ट्राइक करेगी तो हमको पता है पोल पर क्या होता है, इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको भी अगर मैं आगे बढ़ाऊं और जहां पर दो रे इंटरसेक्ट करती है वहां क्या बनती है, इमेज। इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एरो सीधा बनाना पड़ेगा इरेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम्स हो गए अपने, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लाइट रेस पैरेलल आएंगी, डाइवर्जिंग में लाइट को डाइवर्ज करेगा, आगे बढ़ाओगे फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर प्लेस कर दो, यहाँ प्लेस किया मैंने, दो रेखा यूज करते, लाइट पैरेलल डाइवर्ज करेगा, आगे बढ़ाओगे फोकस से पास। दूसरा, लाइट पोल पर स्ट्राइक करोगे, इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और आगे बढ़ाओगे तो जहां पर दोनों रे इंटरसेक्ट करेगी वहां पर क्या बन जाएगी, आपकी इमेज। तो एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान क्या रखना है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। दूसरी हमेशा क्या बनाता है, डिमिनिश्ड। इन्फिनिटी वाले केस में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हो। तो फिक्स है, साइज हमेशा डिमिनिश्ड और नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी कारण जो आपकी गाड़ियों के मिरर होते हैं, एक्टिवा हो गई, कार हो गई, जो मिरर लगे होते हैं वो मिरर होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हमेशा रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है। और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर में क्यों यूज करेंगे, पहली चीज तो क्या यूज करेंगे, इरेक्ट इमेज बनाएगा। अगर मैं कॉन्वेक्स से कॉन्केव यूज कर लूंगा तो कॉन्केव तो बनाता है इन्वर्टेड, पीछे ट्रक आ रहा होगा तो ट्रक में क्या होगा, टायर ऊपर दिखेंगे, उसकी बॉडी नीचे। दूसरा, कॉन्केव बनाता है एनलार्ज इमेज, तो जब ट्रक पीछे आएगा तो होता है आपको हेडलाइट दिखे, ट्रक तो दिखे ही नहीं। बट कॉन्वेक्स में फायदा क्या है, कॉन्वेक्स बनाता है डिमिनिश्ड इमेज। आपने देखा भी होगा जब आप गाड़ी चलाते हो तो छोटे से कांच में आपको पूरा का पूरा ट्रक आपको छोटे से कांच में दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि बनाता है डिमिनिश्ड इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा तो इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा, वर्चुअल मतलब मिरर के अंदर इमेज बनेगी। तीसरा क्या बनाता है, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनाता है। तो छोटी इमेज का फायदा क्या होगा, हमें लार्ज एरिया स्मॉल स्क्रीन पर दिख जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर को
रियर व्यू मिरर में इसलिए यूज किया जाता है, एक तो ये इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज, दूसरा वर्चुअल बनाता है मतलब मिरर के अंदर बनाता है, तीसरा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड इमेज का फायदा क्या होगा, इससे हमें लार्ज एरिया स्मॉल स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है, इसीलिए हमेशा कहाँ यूज करते हैं इसको हम लोग, रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि अपन बाद में देखेंगे इसके यूजेस। ये रहे यूजेस। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एक यूज होता है, क्या होता है, इट इज मेनली यूज्ड इन रियर व्यू मिरर इन always forms dim of the object which enables driver to see larger area on the rear view mirror। डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा तो लार्ज एरिया को रियर व्यू मिरर पे इजीली दिख जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया कॉन्वेक्स मिरर का यूज। अब आते हैं कॉन्केव मिरर के यूजेस के ऊपर। तो इतने सारे यूजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला यूज क्या है, देखिए, इट इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स टू फॉर्म पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जितनी भी हेडलाइट्स होती है ना, आपका जो व्हीकल है, मान लो कार है, तो कार में क्या होता है, पीछे कॉन्केव मिरर लगा देते हैं ना, कॉन्केव मिरर लगाता है, यहाँ बल्ब लगा होता है। अच्छा, जो बल्ब लगा होता है ना, बल्ब लगा होता है कॉन्केव मिरर के फोकस पर। फोकस पर ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पड़ी थी अपन ने, लाइट अगर फोकस से पास होगी तो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब लाइट यहां से निकलेगी तो पैरेलल कर देगा, ये निकली पैरेलल कर दिया, ये निकली पैरेलल कर दिया, ये निकली पैरेलल कर दिया, तो एकदम से आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है, कॉन्केव मिरर के फोकस पर बल्ब रखा होता है, तो लाइट जब फोकस से पास होगी तो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको क्या मिल जाएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। तो डेंटिस्ट की अगर बात करूं तो अपन ने क्या पढ़ा, कॉन्केव मिरर तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है भैया, दूसरा कभी डिमिनिश्ड कभी एनलार्ज बनाता है। तो यहाँ कौन सा केस एप्लीकेबल होगा डेंटिस्ट वाले केस में, तो लास्ट वाला केस अगर आपको याद हो, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो इमेज बनती बिहाइंड मिरर, मतलब मिरर के अंदर बनेगी, वो कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। तो यहाँ पर हमें जो चीज का ध्यान रखना है, उस चीज का क्या ध्यान रखना है कि जो मिरर है, जो हमारा यहाँ मिरर है, वो रखा कहाँ जाएगा। जो डेंटिस्ट होता है वो क्या करता है, टीथ के बिल्कुल पास में मिरर रखता है। जब टीथ के पास में मिरर रखेगा तो क्या होगा, टीथ जो होगा वो पोल फोकस के बीच में आ जाएगा, तो टीथ की जो इमेज होगी वो मिरर के अंदर दिखाई देगी। तो मिरर के जब अंदर दिखाई देगी, मिरर के अंदर दिखाई देगी, तो एक तो एनलार्ज दिखाई देगी, जो टीथ के अंदर की कैविटीज वगैरह होगी। अब एनलार्ज इमेज है ना, जब एनलार्ज इमेज है तो कैविटी वगैरह जो भी जम्स वगैरह होंगे वो भी क्लियरली दिखाई दे जाते हैं। तो डेंटिस्ट कौन सा केस यूज करता है भैया, याद रखना है ना, कभी कभी पूछ सकते हैं डेंटिस्ट कौन सा केस यूज करेगा। तो डेंटिस्ट जो केस यूज करता है वो कौन सा है, पोलो फोकस के बीच वाला केस यूज करता है, ठीक है। अगला, दे आर यूज्ड इन शेविंग मिरर, सेम वाला कंसेप्ट डेंटिस्ट वाला है। शेविंग मिरर में बहुत बार क्या होता है, पिंपल्स वगैरह देखना हो तो कॉन्केव मिरर को बिल्कुल पास ले जाते हैं ताकि पिंपल्स प्रॉपर्ली हमको दिखाई दे सके, ठीक है। इसके बाद इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर टू कन्वर्ट सनलाइट ना, सोलर कुकर यूज करते हैं, आपने देखा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, ये सोलर कुकर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ जो मिरर होता है, ये मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर। अच्छा, कॉन्केव मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है ना। अब कन्वर्जिंग मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब सनलाइट आएगी यहाँ पर। अच्छा, एक सोलर कुकर है, यहाँ मान लो आपने सोलर अपना कुकर रखा हुआ है, ठीक है, चावल वावल बनाने के लिए अपना कुकर रखा हुआ है। जो सोलर कुकर होता है उसके अंदर हम जो कौन सा पेंट करते हैं, वो पेंट कौन सा करते हैं, ब्लैक कलर का पेंट यूज करते हैं ना। तो ब्लैक कलर का पेंट यूज करते हैं बिकॉज ब्लैक कलर इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी। तो ये क्या करेगा, सन से जब सनलाइट आएगी तो सारी की सारी सनलाइट को कन्वर्ट कहाँ कर देगा, कन्वर्ट कर देगा यूटेंसिल के ऊपर। जब सारी की सारी लाइट यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएगी तो एकदम से हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, खाना आसानी से पक जाता है ना। तो 4 यूजेज हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा इट इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स के अलावा, हेडलाइट्स के अलावा इसको टॉर्चेस वगैरह में भी यूज करते हैं। टॉर्चेस में भी जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है वो इसी कारण से निकलती है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब इन जो टॉपिक पढ़े हम लोगों ने, इन टॉपिक पर बेस्ड हमारे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगला पार्ट रिफ्लेक्शन पर बेस्ड मिरर वाला, सॉरी मिरर फॉर्मूला वाला रहेगा, न्यूमेरिकल्स रहेगा, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखूं मैं, पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। मैं आपको बता चुका हूँ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अगर लाइट मान लो क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट नोन एज फोकस। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20। आपको निकालना क्या है, फोकल लेंथ। याद रखना, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो एफ क्या हो जाएगा, 20/2, 20 का आधा कर दो तो फोकल लेंथ क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। आसान क्वेश्चन है। अगले पे आ जाओ, नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। अच्छा, इरेक्ट इमेज तो कॉन्वेक्स बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, बट यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, एनलार्ज। कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट तो बनाता है बट हमेशा डिमिनिश बनाता है। तो बचा कौन सा मिरर, यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, कॉन्वेक्स की जगह क्या आएगा, कॉन्केव। क्यों, अब कॉन्केव में इरेक्ट इमेज तो बनती नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, बट कॉन्केव का एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस कौन सा होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, पोलो फोकस के बीच में हो। तो जब ऑब्जेक्ट पोलो फोकस के बीच में हो तो इमेज क्या बनती है, बिहाइंड मिरर कैसी बनेगी,
इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज बनेगी। तो कौन सा मिरर? कॉनकेव। इसका कॉनकेव का कौन सा केस? स्पेशल केस। मैंने आपको बोला भी था स्पेशल केस में क्वेश्चन आता है अलग से। अगला क्या है? व्हाई डू वी प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर इन रियर व्यू मिरर? रियर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर को ही क्यों यूज करते हैं? हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर तो बनाता है वर्चुअल इमेज, मतलब मिरर के अंदर इमेज बनेगी। दूसरा इरेक्ट, सीधी इमेज दिखा देती है। तीसरा डिमरिज। डिमरिज का फायदा क्या होता है कि हमें लार्ज एरिया स्मॉल स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है ना। तो ये अपन लोगों ने आज के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। आप इसको चाहो तो वीडियो को बार बार आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके प्रॉपर वे में आप देख सकते हैं ताकि हर चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके बेटा, बाय।